गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो अपन ने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है उसके क्वेश्चन के बारे में। आपके पूरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और अगर आप करके और जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आपको आंसर भेजने हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है तंबाकू कुल के पादप का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। रक्तचाप जिससे मापा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर है या निम्न ब्लड प्रेशर है, तो जिस यंत्र के द्वारा वो मापा जाता है उस यंत्र का आपको नाम लिखना है। मेरस्मस रोग के लक्षण लिखने, पीने योग्य जल के कोई 4 गुण आपको लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। उसका पहला देखिए, कोई 2 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, यानी विषाणु से होने वाले रोग के आपको नाम लिखने। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखिए। तंबाकू चबाने से होने वाले 2 हानियां लिखिए। नारू रोग, जिसको आप बाला रोग भी बोल सकते हो, उसके रोगजनक का नाम लिखना है। गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम लिखना है। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है वो आपको लिखना है। 8वां है कोल्ड ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 8 क्वेश्चन है, इनके आंसर लिख के आपको और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आपको उस पर सेंड करना है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ठीक है। ये चैप्टर आपकी बुक में कम से कम भी 6 नंबर का है, 5 से 6 नंबर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मानव तंत्र। तो सबसे पहले अपन चैप्टर का नाम क्या है, मानव तंत्र। तो मानव तंत्र क्या होता है, जैसे अपना ये पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, उसको अपन बोलते हैं मानव तंत्र। अब ये मानव तंत्र होता है, ये छोटे छोटे मशीनों से मिलकर बनाता है। मान लेते हैं छोटे छोटे मशीन है अपने शरीर के अंदर, वो क्या करती है, सब अलग अलग काम करती है। जैसे सांस लेने का काम है, भोजन को पचाने का काम है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम है, संवेदनाओं को समझने का काम है, रक्त का सर्कुलेशन का काम है। ये सब काम क्या हम अपने शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे मशीनें होती है, वो काम करती है। इस मशीनों को अपन क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो वो तंत्र हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो मानव तंत्र क्या होता है। अब हमारा शरीर है, उसके सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, छोटे से छोटा पार्ट क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है। कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक। अब कोशिका है, उन कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग से मिलकर क्या बनते हैं, तंत्र बनते हैं। और तंत्र से क्या मिलकर बनता है, शरीर। भाई बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। और अंग मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र। तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तंत्र और तंत्र में सम्मिलित अंग। ठीक है। तंत्र, अब हमारे जो आपकी बुक है आरबीएससी की 10th की बुक, उसके अंदर 6 तंत्र दे रखे हैं। वैसे होते हैं लगभग 7 से 8 तंत्र होते हैं, आपकी बुक में 6 तंत्र दे रखे हैं, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला तंत्र क्या होता है ना, हमारे शरीर में कुछ तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। भाई तंत्र क्या होते हैं, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य को नियंत्रित करता है। अब कौन कौन से तंत्र है, कौन कौन से कार्य को वो नियंत्रित, कौन कौन सी क्रियाओं को वो नियंत्रित करते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पाचन तंत्र। कौन कौन से तंत्र होते हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन सीधा सा। पहला होता है पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करता है, हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। श्वसन तंत्र हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे जो शरीर में रक्त का प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करता है। चौथा है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। 5वां है जनन तंत्र, अपने ही समान संतति उत्पन्न करने के लिए जनन तंत्र काम में लिया जाता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि ये संवेदनाओं को समझने के लिए काम करता है, ये समझने का काम करता है। जैसे अपने हाथ पे कुछ मतलब सुई चुभ गई हो तो उसका पता कैसे लगेगा कि हमारी सुई चुभी, तो उस संवेदना का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये 6 तंत्र है,
इसके बारे में पूरे अच्छे से अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र कुछ कुछ ऐसा होता है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। हम आगे पहला अपन देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं अपन। पाचन तंत्र सिंपल सा है कि अपन भोजन खाते हैं तो खाना ही तो पर्याप्त है नहीं, खाना ही पर्याप्त नहीं होता ना, कि भोजन खा लिया और सो गए, फिर खा लिया फिर खा लिया, तो खाने से ही नहीं होता। हमारा शरीर भोजन को पचाएगा और उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको अलग करेगा और जो अपशिष्ट है उनको बाहर निकालेगा। तो ये सब काम कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। तो पाचन तंत्र की परिभाषा देखो कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया एवं एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में विभाजित करना पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया एवं एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में विभाजित करना पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक, अब इसके अंदर एक नाम आया है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? देखो, एंजाइम होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये वे प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब है कि एक तरह से किसी काम को करने के लिए सहायता करता है। वो काम खुद नहीं करता है, वो काम खुद नहीं करता है, एक तरह से काम करने के लिए सहायता करता है। ठीक है, काम करने में सहयोग करता है, लेकिन वो खुद वो काम नहीं करता है। ठीक है ना, प्रेरित करता है एक तरह से उस काम को करने के लिए। ठीक है, तथा जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में क्या करता है? मदद करता है। ये प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ठीक है ना, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग, भाई पाचन तंत्र अपन ने पढ़ा था कि भी कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? उत्तक, उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग, अंग मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र, और तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? शरीर। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। तो अपन जब तंत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला अंग है मुख। भाई अपन मुख से भोजन खाते हैं तो वहीं से शुरू होगा, मुख है। उसके बाद में दूसरा आएगा ग्रसनी, उसके बाद में ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये 6, छोटी आंत के बाद में मलद्वार। ये 7 अंग है जो आपके पाचन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ ग्रंथियां होती है पाचन तंत्र में, जैसे लार ग्रंथि होती है, यकृत और अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियां होती है जो पाचन तंत्र में पाचन के लिए सहायता प्रदान करती है। आहार नाल, आहार नाल को अपन पोषण नाल भी बोलते हैं। क्या होता है? देखो, आहार नाल, भाई अपन ने भोजन खाया मुख में और अपने अपशिष्ट पदार्थ जहाँ से निकाला, यानी मुख से लेके अपशिष्ट पदार्थ जहाँ से अपन निकालते हैं वहाँ तक, यानी मल द्वार तक, मुख से लेके मल द्वार तक भोजन जिस नली के द्वारा गति करता है। ठीक है, भाई ऐसा तो है नहीं भोजन सीधा ही चला गया मल द्वार में। भाई भोजन जिस रास्ते से जाएगा, उस नली से जाएगा, उस नली को हम क्या बोलेंगे? आहार नाल या फिर पोषण नाल बोलेंगे, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। पाचन तंत्र काम क्या करता है वो देखते हैं। भाई पाचन तंत्र पहला काम करेगा भोजन को पचाने का, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना सबसे पहले। अब वो जो सरल अणु वो क्या होते हैं? अपने पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, रेसे, ये सब क्या होते हैं? सरल अणु होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ऊपर कि भोजन के जटिल पदार्थ, वही पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में विभाजित कर देता है। तो सबसे पहले भोजन को पचाएगा, पचाएगा मतलब सरल अणु में तोड़ेगा। सरल अणु कौन से हैं? अपने पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करेगा? वो भोजन का अवशोषण करेगा, यानी जो आपके पोषक पदार्थों को सरल अणुओं में विभाजित किया उसने, उस पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा अपने शरीर में। अपना शरीर क्या करेगा? उनको अवशोषित करेगा ताकि अपने शरीर के सारे पार्ट सही से काम कर सके। फिर अवशोषण करने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसके अंदर अपन एक एक अंग के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, कौन सा अंग पाचन तंत्र में कौन सा काम करता है, क्या करता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मुख की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मुख की, मुख क्या होता है? मुख एक कटोरीनुमा संरचना होती है। मुख क्या होती है? एक कटोरीनुमा संरचना होती है। फिर मुख होता है, मुख में क्या होते हैं? देखो, मुख में ये कटोरीनुमा संरचना, मुख में कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, एक तो होठ होते हैं,
मुख में ओठ होते हैं ना, फिर ओठ होते, तालु होते, तालु दो होते, एक तो ऊपर वाला तालु होता है, एक नीचे वाला तालु होता है, फिर एक जीभ होती है। ये एक मांस से बनी हुई पेसल एक संरचना होती है जो क्या होती है, नीचे वाले तालु से, जो आपका नीचे वाला तालु है उससे एक पतली झिल्ली से जुड़ी होती है। जीभ क्या होती है, नीचे वाले तालु के पतली सी झिल्ली से जुड़ी होती है, जिसे अपन फेनुलम लिंगुअल कहते हैं। दांत, दांत क्या काम आते हैं, ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं। मानव में द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है। द्विबारदंती का मतलब है कि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब आता है, और उसके टूटने के बाद में दोबारा आते हैं। जैसे दूध के दांत होते हैं वो होते हैं अस्थायी दांत, ठीक है, उसके बाद में जो आएंगे वो स्थायी दांत हो जाएंगे। अब इसके अंदर लार ग्रंथि होती है, ठीक है, अपन ने 3 ग्रंथियां पढ़ी थी ना पहले भी। लार ग्रंथि, एक तो होती है लार ग्रंथि, एक होता है यकृत और एक होता है अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियां होती है। तो इसमें पहला अपन पढ़ लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 होती है इसके अंदर। कर्णपूर्व होती है जो कान के नीचे होती है, ठीक है। दूसरी होती है अधोजंब जो गले पे होती है, और तीसरा होता है अधोजिह्वा जो जीभ के नीचे होती है। ये क्या करती है, कार्य देखो, ये श्लेष्मा का स्त्रवण कौन करती है, लार ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, ठीक है। मुख की सफाई करती है। अब जो श्लेष्मा ये निकलेगा, जिस लार ग्रंथि से श्लेष्मा निकलेगा, ये श्लेष्मा क्या करता है, एक तो मुख की सफाई करता है, दूसरा भोजन को चिकना व तरल बनाता है। भोजन को चिकना व तरल बना देता है, जिससे भोजन क्या होता है, आगे जाने में सरलता होती है। फिर एंजाइम का स्त्रवण करता है। लार ग्रंथि एक एंजाइम का स्त्रवण करती है जिसका नाम होता है टाइलिन, जिसको अपन एमाइलेज भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको माल्टोज में बदल देती है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है, माल्टोज में बदल देती है। तो ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है। कौन करता है, टाइलिन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ग्रसनी की। मुख हो गया, मुख के जस्ट आगे वाला पार्ट क्या होता है, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। ये एक कुपीनुमा संरचना होती है, और ग्रसनी में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो ग्रास नली होता है, एक मुख ग्रसनी होता है, और एक कंठ ग्रसनी होता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होता है, देखो, जैसे ये आपका मुख है, नीचे वाला क्या है, ये आपका मुख है, और ये आपका नाक है। नाक से आप सांस लेते हो, मुख से आप खाना खाते हो। तो ये नाक है, नाक का ये वाला यहाँ वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, नासाग्रसनी कहलाता है। और मुख ग्रसनी, तो मुख के जो ये वाला पार्ट है, आगे जब भोजन जाएगा, ठीक है, तो ये मुख ग्रसनी कहलाएगा। और ये दोनों पार्ट जहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे कंठ ग्रसनी, उसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, ठीक है। इसके जस्ट आगे यहाँ पर एक अंगुलीनुमा संरचना होती है। आप मुंह को खोल के देखो, आगे से आपको दिखाई देगा कि एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं घाटी ढक्कन। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जो आप भोजन खाते हो और श्वास लेते हो, तो दोनों को मिक्स, आपका जो भोजन खाओगे वो भोजन नली में जाए। अब आगे क्या होगा, जो कि ग्रसनी है, ये कंठ ग्रसनी, इसके बाद में ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी आगे जाके फिर से। एक तो जाएगी आपके अमाशय में, और दूसरी जाएगी आपके फेफड़ों में। तो फेफड़ों से आप श्वसन करते हो, तो वो तो जाएगा श्वास में। अब भोजन अगर फेफड़ों में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी नहीं देखते कि खाते खाते कोई अटक जाता है, तो खा नहीं पाते, बिल्कुल भी सारा बाहर आ जाता है, ठीक है ना। वो इसी वजह से आता है कि भोजन का एकदम छोटे से छोटा सा टुकड़ा श्वसन नली में थोड़ा सा जाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो सब होता है, जा नहीं पाता लेकिन, ठीक है। घाटी ढक्कन क्या करेगा कि यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन है वो भोजन नली में जाए, और वायु है वो श्वसन नली में जाए। फिर बात करते हैं ग्रास नली की, कि ग्रास नली क्या होता है। जो आपकी ये ग्रसनी है, ग्रसनी के खत्म होने के बाद में आपकी ग्रास नली हो जाएगी। एक 20-25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, उस नली को अपन बोलते हैं ग्रास नली। संक्रिपेशी नली होती है। इसके कार्य क्या है, देखो, ये ग्रसनी भोजन को कर्माकुंचन गति द्वारा अमाशय तक पहुंचाएगी। ग्रसनी के आगे वाला पार्ट है वो अमाशय होता है, ठीक है। ग्रसनी से जुड़ा क्या होता है, अमाशय होता है। तो वो अमाशय तक भोजन पहुंचाने के लिए कर्माकुंचन गति द्वारा पहुंचाती है। कर्माकुंचन गति क्या होती है, अब जो नली है, मान लेते हैं एक प्लास्टिक की नली है, उसके अंदर आप कोई कठोर पार्ट डालोगे, तो जहाँ वो पार्ट डलेगा वो वहाँ से वो पाइप फूल जाएगी, और जहाँ पर वो नहीं होगा वहाँ से वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगी। वो जैसे जैसे आगे आगे जाएगा वहाँ से वो फूलती जाएगी, और पीछे से वो वापस वैसे ही होती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ भी मिलती है, जिस इनसे स्त्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बनाती है, ठीक है।
अब यहाँ भोजन को बोलस कहते हैं भाई। इस नली में जो भोजन आएगा, जो कर्माकुंचन गति द्वारा अमाशय तक पहुंचेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या होता है। देखो सॉरी, ये होती है अपनी ग्रसनी, है ना। ग्रसनी के बाद में ये ग्रसनी जैसे खत्म होती है, ग्रास नली शुरू हो जाती है। अब ग्रास नली का एंड यहाँ हो जाता है, यहाँ के बाद में अमाशय शुरू हो जाता है। अब इस अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अमाशय है जो आपका है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका एक तो ये ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और एक लास्ट वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप बोलते हैं कार्डियल भाग। जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियल भाग बोलेंगे। और बीच वाला जो भाग है उसको बोलेंगे फंडिस भाग। और जो नीचे वाला है, यहाँ से नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे जठर निर्गमी भाग। ठीक है, इसके अंदर 2 पेशियां भी होती है। जो आपकी ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली जहाँ पर एंड होती है, यानी ग्रास नली का एंड और अमाशय की शुरुआत, ये ग्रास नली और अमाशय जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ पर एक पेशी होती है जिसको अपन बोलेंगे ग्रास नलिका अवरोधिनी। क्या बोलेंगे, ग्रास नलिका अवरोधिनी। ये क्या करती है, जब भोजन ग्रास नली से अमाशय में आता है तो अमाशय में आने के बाद में इसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, फिर उसके जैसे अमाशय के एंड में, अमाशय के लास्ट में और अमाशय के आगे जब छोटी आंत आएगी, अमाशय और छोटी आंत जहाँ से जुड़ रही होती है तो वहाँ पर क्या होती है, एक पेशी और होती है जिसको जठर निर्गमी अवरोधिनी बोलते हैं। जब अमाशय के अंदर जो भोजन रहेगा वो कम से कम 3 से 4 घंटे तक यहीं रुकेगा। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकेगा और अमाशय में 1 से 4 लीटर तक भोजन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जठर निर्गमी अवरोधिनी क्या करेगा, इस भोजन को यहाँ पर रोके रखेगा, इसको आगे जाने से रोके रखेगा। 3 से 4 घंटे तक जब इसका अच्छे से पाचन हो जाएगा तब इसको आगे जाने देगा। ठीक है, आगे देखो अमाशय। अमाशय क्या होता है, यह एक पेशीय जे आकार की संरचना होती है जिसमें 1 से 3 लीटर तक भोजन आ सकता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि अमाशय के 3 भागों में बांटा जाता है। कार्डियल या जठरागम भाग, ऊपर वाला जो भाग है वो कार्डियल भाग होता है। जठर निर्गमी भाग ये लास्ट वाला भाग होता है। और जो आपका फंडिस भाग है वो अमाशय का बीच वाला भाग होता है। ठीक, अमाशय में 2 अवरोधनीय संवर्णी पेशियां पाई जाती है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एक तो ग्रास नलिका अवरोधनी होती है, ये क्या करती है, ये ग्रासिका यानी आपकी जो ग्रसिका या फिर ग्रास नली आप जिसको बोलते हो, वह अमाशय को विभाजित करती है। भाई अमाशय और आपकी ग्रास नली और अमाशय जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ पर एक पेशी होती है, वो होती है ग्रास नलिका अवरोधनी। ये दोनों को अलग करने का काम करती है। ठीक है, तथा अमाशय से भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, जठर निर्गमी अवरोधनी यह अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। अमाशय और छोटी आंत, अमाशय का लास्ट का एंड है और छोटी आंत जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर होती है जठर निर्गमी अवरोधिनी। ठीक है, तो ये क्या करती है, भोजन को छोटी आंत में निकास को नियंत्रित करती है, यानी आगे जाने से रोकती है। अब अमाशय में 3 चीज़ों का स्त्रवण होता है, एक तो एंजाइम, HCl और म्यूकस। HCl को हाइड्रोक्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है और एक केसिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और केसिन दूध को पेराकेसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, एंजाइम सॉरी। ठीक है, अपने जो पोषक पदार्थ आएंगे, प्रोटीन आया है ना, उनको भी वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेगा, उनका भी पाचन करेगा वो। जैसे सरल अणु में विभाजित हो गया ना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वैसा अब उनको भी वो क्या करेगा, उनका पाचन करेगा। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। केसिन किसका करेगा, दूध का। ये आपका अमाशय अपन ने पढ़ लिया था पहले कि भाई ग्रास नली का जहाँ से मतलब ये आपका अमाशय है, ये ग्रास नली है और ये आपका इसके आगे क्या है, अमाशय है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला जो यहाँ से देखो ये लाइन खींची हुई है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कार्डियल हो गया। ये बीच वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या होता है, फंडिस भाग हो गया। फिर ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या हो गया, जठर निर्गमी भाग हो गया। ठीक अब उसके बाद में 2 पेशियां थी, ये तो ग्रास नलिका अवरोधिनी, ये अपन ने पहले देख लिया था। ये ग्रास नलिका अवरोधिनी है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है, और ये जठर निर्गमी अवरोधिनी है, तो ये भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकती है, नियंत्रित करती है, फिर रोकती है। ठीक है, अब देखो एंजाइम क्या काम करते हैं। एंजाइम ने अपन ने पढ़ा कि ये जो आपके 2 ये अपन ने देखा कि एंजाइम क्या करता है, 2 प्रकार के एंजाइम, तो पेप्सिन और केसिन जो प्रोटीन और दूध का पाचन करते हैं। HCl का क्या काम है, HCl क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। एक तरह से जैसे एसिड आता है आपका, अम्ल को एसिड बोलते हैं।
ठीक है ना। जैसे आपका तेजाब आता है, तेजाब क्या कर देता है, हाथ में अगर आप लोगे तो जला देगा, है ना। तो वैसे ही HCl भी क्या होता है, अम्लीय होता है, जला देता है। तो हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर कुछ जीवित छोटे छोटे जो नग्न आंखों से अपन नहीं देख सकते वो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वो अपने साथ में भोजन के साथ में पेट में चले जाते हैं, यानी जो आपका आमाशय है उसमें चला जाता है। उनको ख़त्म करने के लिए HCl उनको ख़त्म करने का काम किसका होता है, HCl का होता है। HCl उनको जला देगा, ठीक है। अब HCl अम्लीय है तो आप बोलोगे कि सर कि जो आपकी ये आमाशय है ये नहीं जल जाएगा अंदर से, तो इसको जलने से रोकने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है। जो म्यूकस का स्त्रवण कौन करता है, ग्रीवा कोशिका करती है, जो यहाँ पर होती है। ये ग्रीवा कोशिका इसका स्त्रवण करती है, म्यूकस का करती है। अब ये म्यूकस क्या करेगा, ये आमाशय के चारों तरफ दीवारों पे चारों तरफ ये जमा हो जाएगा, तो HCl इसके संपर्क में नहीं आएगा, आमाशय की दीवारों पे दीवार के संपर्क में नहीं आएगा और ये इसको जलने से बचाएगा। अब जो तंबाकू खाते हैं या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे उन नशीले पदार्थों से क्या होगा, ये म्यूकस खत्म हो जाएगा, म्यूकस खराब हो जाएगा और ये HCl त्वचा के संपर्क में आएगा और जब इसके संपर्क में आएगा तो पेट में जलन होगी, एसिडिटी हो जाएगी और यहाँ पर पेट का कैंसर होने का खतरा भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आमाशय, ठीक है। ग्रीवा कोशिका, ये यहाँ पर HCl गलत लिखा गया है। ग्रीवा कोशिका म्यूकस का स्त्रवण करती है, HCl का स्त्रवण ऑक्सेंटिक कोशिका करती है। HCl का स्त्रवण कौन करती है, ऑक्सेंटिक कोशिका करती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये दोबारा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं छोटी आंत की। अभी आमाशय के जस्ट आगे क्या होती है, छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत क्या करती है कि यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। छोटी आंत क्या है, यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से होकर बड़ी आंत तक पर पूर्ण होती है। भाई पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है छोटी आंत। ये क्या होती है, जहाँ से अपन ने आमाशय का जो लास्ट वाली पेशी होती है जो भोजन को आगे आने से रोकती है, जठर निर्गमी अवरोधिनी, है ना, वहाँ से शुरू होती है छोटी आंत और जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है और बड़ी आंत तक आकर क्या होती है, पूर्ण होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा, भाई आहार नाल का ये भी एक अंग है छोटी आंत, तो आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी आंत में क्या होगा, भोजन का आपका सर्वाधिक पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। एक तो ग्रहणी होता है, क्या होता है, ग्रहणी क्या करता है, यह आमाशय से जुड़ा छोटी आंत का प्रथम भाग है। ग्रहणी आमाशय से जुड़ी रहती है, ऊपर वाला भाग जो आमाशय अपन ने पढ़ा था आमाशय से जुड़ी होती है और छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है और ग्रहणी में भोजन का रासायनिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, पूरे शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है, ठीक है। फिर अग्रसूत्रांत यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, यहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है। अब अग्रसूत्रांत, भाई ऊपर वाला जो ग्रहणी वाला भाग है वहाँ पर क्या होगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन होगा और जैसे ही वो छोटी आंत के अग्रसूत्रांत भाग में आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन का अवशोषण कर लिया जाएगा। और फिर अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है। अब ये अवशोषण का काम कौन करती है, अग्रसूत्रांत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है जिसको अंत्र कोशिकाएं कहते हैं। भाई ये भोजन का अवशोषण करेगी। अब भोजन का अवशोषण करने का काम कौन करेगा अग्रसूत्रांत में, तो वो करेगी अंत्र कोशिकाएं करेगी, ठीक है। फिर उसका तीसरा भाग है छोटी आंत का क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। अग्रसूत्रांत क्या होता है, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और यह भाग विशेष रूप से पित्त, लवण व विटामिन का अवशोषण करता है। अग्रसूत्रांत क्या करता है, पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण करता है। अग्नाशय, यह अब अग्नाशय ग्रंथि, अपन ने 2-3 ग्रंथियां पढ़ी थी, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। अब अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, देखो यह हार्मोन व एंजाइम का स्रवण करती है। अग्नाशय क्या करता है, हार्मोन व एंजाइम का स्रवण करता है। हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन का स्रवण करती है, इंसुलिन व ग्लूकेगोन। यह दोनों हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एंजाइम 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, कौन कौन से करती है, लाइपेज करती है जो वसा को
मोनोग्लिसराइड में बदल देती है, या फिर वसीय अम्ल बोल सकते हैं अपन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है और वसा को किस में बदल देता है, मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज या ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तीसरा होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन कर पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का, और मोनोग्लिसराइड में बदल देगा। फिर एमिलेज किसका पाचन करेगा, स्टार्च का, जो माल्टोज या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगी। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का, और पेप्टाइड में बदल देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यकृत की। तो यकृत क्या होता है कि यकृत छोटी छोटी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जो पित्त रस का श्रवण करती है। यह पित्त रस क्षारीय होता है। यह पित्त रस जहाँ इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। वो यकृत जो आपका होता है वो छोटी छोटी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो पित्तरस, वो यकृत पालिका क्या करती है, पित्तरस का श्रवण करती है, और वो पित्तरस यकृत में जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं पित्ताशय। और जो ये पित्तरस होता है वो क्षारीय होता है। पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है। अब कार्य क्या है, पित्तरस अमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को उदासीन करता है। देखो अपन ने इसे पढ़ा था, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे अपन ने यहाँ पर अमाशय में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, HCl होता है। ये होता है देखो अग्नाशय, ये अग्नाशय ग्रंथि और ये यकृत ग्रंथि। ये अग्नाशय अपन देख लिया था अभी, 2 हार्मोन और 3 एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम का श्रवण करती है, ठीक है ना, अग्नाशय। और ये यकृत है। यकृत क्या होता है, ये यकृत छोटी छोटी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जो क्या करता है, पित्तरस का श्रवण करता है। और पित्तरस ये जो जहाँ पर इकट्ठा होता है इसको अपन बोलते हैं पित्ताशय। अब ये यकृत और अग्नाशय दोनों ही क्या करता है, छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट में एक नलिका से जुड़ा रहता है। अब जो भोजन अमाशय से छोटी आंत में आएगा, अब अमाशय में भोजन क्या है, अम्लीय। HCl देखा था अपन ने इसके अंदर, तो HCl क्या होता है, अम्लीय होता है ना, जो जला देता है। अब अम्लीय भोजन अगर आगे आएगा तो वो आगे भी जलाएगा, तो अम्लीय भोजन यहाँ से आएगा। अब अपन ने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे आएगा 4th चैप्टर में, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे अम्ल क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना। जो पित्ताशय है ये होता है क्षारीय, भाई यकृत में जो पित्ताशय उसमें पित्तरस होता है, ये पित्तरस होता है क्षारीय, है ना। और HCl होता है अम्लीय। तो ये अम्लीय भोजन यहाँ पर आएगा, और यहाँ यकृत से ये क्षारीय जो पित्तरस है वो यहाँ पर आएगा, तो दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। फिर वापस अपन आते हैं वहीं पे, यहाँ पे, ठीक है। यकृत क्या होता है, छोटी छोटी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना था, जो पित्तरस का श्रवण करती है। और पित्तरस क्षारीय होता है, और पित्तरस जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। कार्य क्या है यकृत का, पित्तरस अमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को उदासीन करता है। बड़ी आंत, फिर क्या है, बड़ी आंत शुरू होगी, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत में क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो छोटी आंत से अपचित भोजन का पाचन करता है। भाई जो भोजन का पाचन छोटी आंत में नहीं हुआ, मान लो थोड़ा बहुत रह गया, उसका पाचन क्या हाँ हो जाएगा, बड़ी आंत में हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य खनिज लवणों का अवशोषण करना व अपचित भोजन को, यानी जो छोटी आंत में भोजन नहीं पचाता उसको पचाकर भोजन को, अपचित भोजन को मल द्वार तक ले जाना। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अंधनाल व अधांत्रिय बोल सकते हैं, या फिर अंधनाल भी बोल सकते हैं। बड़ी आंत के इस भाग में भी पचित भोजन का अवशोषण होता है। भाई क्या होता है, बड़ी आंत में भी इस भोजन का, भाई जो भोजन छोटे आंत में नहीं पचा वो बड़ी आंत के अंधनाल भाग में पच जाएगा, पचित भोजन का अवशोषण हो जाएगा और अपशिष्ट को आगे भेज दिया जाएगा। बृहदांत्र, यह उल्टे यू आकार का 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदांत्र 4 भागों में विभक्त होता है। अब बृहदांत्र भी 4 भागों में, आरोही होता है जो 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, अनुप्रस्थ होता है 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, अवरोही होता है जो 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और सिग्माकार जो 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। मलाशय, जो इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, मलाशय आ जाएगा। मलाशय क्या होता है कि मलाशय आहार नाल का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। मलाशय क्या होता है, अंतिम भाग होता है। मलाशय क्या होता है, आपका अंतिम भाग है, छोटी बड़ी आंत का
सॉरी पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग है, यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला भाग जो आपका मलाशय होता है, उसका अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहते हैं। गुदानाल के द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। गुदानाल में 2 पेशियां होती है जो पाचित रस के अवशोषण के पश्चात शेष अपशिष्ट के निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया पाचन होने के, अवशोषण होने के बाद में, उसको बाहर निकालने को नियंत्रित करती है। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैसेज करके वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।